हेलो गाइस, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे सर्किल्स। और इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 तक सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वहाँ रख दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, जिसको देख के आप स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, इस नोट का इस्तेमाल आपकी नेक्स्ट थ्योरम में होने वाला है, तो इसको समझना पहले ज़रूरी है। क्या कह रहा है नोट? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। कह रहा है कि अगर किसी भी लाइन से, अगर आपको एक पॉइंट को मेज़र करना है कि ये पॉइंट इस लाइन से कितनी दूर है। ये हमने एक लाइन बना ली ए बी, और ये मेज़र करना है कि पॉइंट हमारी ए बी लाइन से कितनी दूर है। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इस पी से पास हो रही होगी और ए बी पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है कि आपको अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है कि वो पॉइंट किसी भी लाइन से कितनी दूर है, तो आप सबसे पहले एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे जो उस पॉइंट से भी पास होनी चाहिए और हमारी जिस लाइन से भी आप मेज़र कर रहे हो उससे पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें गलत हो जाएंगी? अगर आपने 90 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलर को ड्रॉ नहीं किया एंड आपने इस तरीके से मेज़र कर दिया, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या करा, उसने बोला कि नहीं सर हम ए से पी को मेज़र कर सकते हैं, अगर हम ए को पी से मेज़र कर लेंगे तो वही हमारी लेंथ होगी, है ना, इस लाइन से पी की डिस्टेंस वही होगी। या किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर हम पी से बी को भी तो मेज़र कर सकते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आप मेज़र करोगे ये गलत होंगी। ठीक है, इनको आप मेज़र नहीं करेंगे। ये वाली डिस्टेंस ऑब्वियसली ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो बहुत ज़्यादा दिख रही है हमको, राइट। तो हमेशा हम एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए किसी भी लाइन से। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ अब इसका थ्योरम में यूज़ देख लेते हैं। अब थ्योरम नंबर 4 हम करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने 3 थ्योरम आपको करा दी हैं, और वो 3 थ्योरम में से 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से एक थ्योरम ये थी कि जहाँ पे सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा था, तो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स ऐसे सर्किल्स होते हैं जिनकी रेडियस आपस में सेम होती है, मींस उनकी शेप तो सेम होगी ही क्योंकि वो सर्किल्स ही हैं। दूसरा, उनकी रेडियस भी सेम होनी चाहिए। अगर दो सर्किल्स की रेडियस सेम है तो फिर आप उन सर्किल्स को क्या बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स बोल सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स की भी बात करेंगे, चलो देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल मतलब किसी भी सर्किल में इक्वल कॉर्ड्स अगर आप ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, तो वो जो कॉर्ड्स आप बनाओगे वो इक्वी डिस्टेंट होंगी, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। मीन्स कि किसी भी सर्किल में, चलो एक सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या करा, एक सर्किल बना लिया। अब इस सर्किल में हम क्या करेंगे, हम दो कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम दो कॉर्ड्स को ड्रॉ करते हैं। लेट्स से हमने एक कॉर्ड ले ली जिसका नाम है ए बी, और इसकी लेंथ मान ली 3 सेंटीमीटर की है ये। क्लियर। इसी तरीके से हमने एक और कॉर्ड ले ली, इसका नाम है पी क्यू, और इसकी लेंथ भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। क्लियर। नाउ अब अगर आप इन कॉर्ड्स, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं, तो थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि इन कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो बराबर होनी चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस किसी भी लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर बना के मेज़र करी जाती है। तो यहाँ पे वो पॉइंट की तरह काम कौन कर रहा है, हमारा सेंटर हो, और लाइन की तरह काम कौन कर रही है, हमारी कॉर्ड। तो हम अगर ओ से ए बी की डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ओ से ए बी कितनी दूर है, तो हम हमेशा एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम ओ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो ए बी पे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही होगी। इसी तरीके से अगर हम ओ को पी क्यू से मेज़र करेंगे कितनी दूर है, तो वो भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके बनाएंगे। तो थ्योरम कह रही है कि ये जो दोनों लाइंस आएंगी ना,
इसका नाम ले लेते हैं एम एन। तो ये जो दोनों लाइन्स आएंगी ओ एम एंड ओ एन, इनका मेजर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, मीन्स ये दोनों आपस में बराबर होंगी। कब होंगी बराबर, जब हमारी कॉर्ड्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। क्लियर। तो आप किसी भी सर्किल में कितनी भी कॉर्ड्स बना दीजिए, कंडीशन ये है कि वो सारी कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अगर एक सर्किल बनाया, इसमें मैंने बहुत सारी कॉर्ड्स बना दी, बहुत सारी कॉर्ड्स बना दी, बट ये है कि इन सब की लेंथ आपस में बराबर है, सब कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं, लेट्स से 2-2 सेंटीमीटर या 3-3 सेंटीमीटर की हैं, तो उस केस में इन सब की जो डिस्टेंस आएगी सेंटर से वो आपस में बराबर होगी। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे ये भी आपस में बराबर होगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी थ्योरम। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की भी बात करी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर ये तो मैंने केवल एक सर्किल की बात करी है ना, अगर यहाँ पे एक सर्किल की बजाय 2 सर्किल होते तो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे 2 सर्किल बना दिए, एक सर्किल मैंने ये बना दिया और एक सर्किल मैंने ये बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों सर्किल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो ध्यान रखना इनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। इसकी रेडियस अगर मान लो 3 है तो इसकी रेडियस भी 3 ही होनी चाहिए, तभी ये थ्योरम लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ले लेते हैं ओ डैश या ओ मान लेते हैं और नीचे वाले का ओ डैश। अब मैंने क्या करा, नीचे और ऊपर दोनों सर्किल में एक मैंने कॉर्ड बना दी जिसकी लेंथ मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आप थ्योरम कैसे लगेगी, यहाँ पे कह रहा है अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं, अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स होंगे तब भी आप ये कह सकते हो कि कॉर्ड्स जो आप बनाओगे उन दोनों में, जो बराबर कॉर्ड्स आप बनाओगे उनकी डिस्टेंस सेंटर से बराबर होगी। मतलब यहाँ पे दोनों ही केस में जो डिस्टेंस आएगी ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो अब इसी का उल्टा भी देख लेते हैं, कन्वर्स कहते हैं जस्ट अपोजिट। कन्वर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अब अपोजिट क्या हो सकता है, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे कि उसने बोला कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम में बोला उसने कि कॉर्ड्स बराबर हैं, ये तो उसने पहले से बताया था। और रिजल्ट में आपने क्या निकाला, आपने रिजल्ट में बोला कि डिस्टेंस भी बराबर होगी सेंटर से, राइट। अब कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो बोलेगा कि डिस्टेंस बराबर है, वो बोलेगा डिस्टेंस बराबर है, तो आप रिजल्ट में क्या निकालोगे कि कॉर्ड भी बराबर होंगी। क्या मतलब है इसका, कि अगर किसी भी सर्किल में, अगर किसी भी सर्किल में सेंटर से 2 कॉर्ड्स मैं अगर ड्रॉ करूं, मुझे नहीं पता ये बराबर हैं कि नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता, अभी मैं मान लेता हूं कि इनकी लेंथ मुझे पता ही नहीं है, बट अगर मेरे को ये बोला जाए कि देखो भाई सेंटर से इन कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस आप निकालोगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल रहे हो वो यहाँ तो 3 दे रखी है और इस केस में भी 3 दे रखी है, दोनों ही केस में वो इक्वल दे रखी हैं। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट में क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे, मुझे तुरंत ये थ्योरम याद आ जानी चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है किसी भी कॉर्ड की तो वो दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब ए बी पी क्यू के बराबर होगी ही होगी। क्लियर है, अगर कॉर्ड की डिस्टेंस बराबर है सेंटर से तो कॉर्ड बराबर हो जाएंगी, और अगर कॉर्ड ही बराबर है तो डिस्टेंस भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी 10.4। तो 10.4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10.4 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersects at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, 2 सर्किल्स की बात हो रही है, 2 सर्किल्स की बात हो रही है जिनकी रेडियाई दे रखी है, एक की रेडियाई दे रखी है 5 और एक की रेडियाई दे रखी है 3। रेडियाई क्यों बोल रहे हैं ये लोग, रेडियस क्यों नहीं बोल दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम एक सर्किल की बात करेंगे तो हम रेडियस बोलेंगे, और हम जब एक से ज़्यादा सर्किल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रेडियस का प्लूरल शब्द यूज़ कर लेते हैं, वो होता है रेडाई। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्किल्स की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे रेडाई शब्द यूज़ किया है, ना कि रेडियस। तो हमें दोनों सर्किल की रेडियस हमें दे रखी है, एक की दे रखी है 5 सेंटीमीटर और एक की दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है इंटरसेक्ट एट
2 points and the distance between their centers is 4 सेंटीमीटर। कह रहा है ये दोनों सर्किल्स आपस में 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं और जो उनके जो सेंटर के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक क्लू मिल गया कि उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल्स के बीच में जो कॉमन कॉर्ड बनेगी आपको उसकी लेंथ बतानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 पॉइंट मान लेते हैं और 2 पॉइंट इस तरीके से मानेंगे कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। एक्चुअल में हम 2 सेंटर्स लेके चलेंगे जिन पे हम सर्किल बनाएंगे। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्शन से क्यों करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट ले लिया O और इस पॉइंट से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा पॉइंट मुझे लेना है जो कि दूसरे सर्किल का सेंटर की तरह काम करेगा, क्योंकि दोनों सर्किल के सेंटर के बीच का गैप कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 4 यहाँ पे मेज़र कर लेंगे और ये जो डिस्टेंस आएगी ये उन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि 2 सर्किल्स हैं जिनमें से एक सर्किल तो 5 सेंटीमीटर का है और दूसरा 3 सेंटीमीटर का है। तो हम एक काम करते हैं, कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाते हैं और 3 सेंटीमीटर का भी एक सर्किल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे O पॉइंट पे, ठीक है, कंपास रख लेते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, O डैश होगा, क्योंकि ये सर्किल दूसरा है, दूसरे सर्किल का सेंटर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपास से मेज़र कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 तो यही हो गया हमारे पास, 4 से 1 सेंटीमीटर और मेज़र करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। ठीक, 5 पॉइंट, यस 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेंटर को, इस सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमने सर्किल बनाया है ये कितने रेडियस का है, ये रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्किल 1। सर्किल 1 हमारा कितने रेडियस का है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस का है। अब यही काम हमें क्या करना है, O डैश पे रख के करना है, बट वहाँ पे सर्किल बनेगा 3 सेंटीमीटर का। क्लियर। तो हम अपने कंपास को अब इस बार O डैश पे रख लेंगे और कंपास पे नाप मेज़र कर लेंगे कि 3 सेंटीमीटर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा 3 सेंटीमीटर और हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सर्किल ले लिए, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है। दोनों सर्किल के बीच की जो गैप है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो गैप है यहाँ पे ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। और जो सर्किल, छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 3, और जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 5। तो छोटे वाले सर्किल का नाम दे देते हैं सर्किल 2। आपको इस तरीके से नाम नहीं देना है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 3, क्योंकि हमने अभी तक रेडियस को शो नहीं करा यहाँ पे, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होती है भाई, कॉमन कॉर्ड वो होती है जो जहाँ सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट करते हैं, कॉमन कॉर्ड हमेशा वहाँ बनती है। जैसे यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए A और B, तो ये जो लाइन बनेगी ना ये कॉमन कॉर्ड की तरह काम करेगी। इस वाले सर्किल में भी कॉर्ड की तरह काम कर रही है और यहाँ पे भी। तो यहीं पे, यहाँ इस वाले फिगर में भी हम यही करेंगे। हम देख लेंगे हमारा जो सर्किल है एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नाम ले लेते हैं A, और एक इस जगह पे कट कर रहा है B, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। यही कॉर्ड हमारी क्या बन जाएगी, कॉमन कॉर्ड। क्लियर। अब आपको उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, आपको उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। कैसे बनेगी लेंथ, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो AB जो है हमको यहाँ पे O डैश से पास होती हुई दिख रही है, राइट, O डैश से पास होती हुई दिख रही है। मीन्स कहने का ये है कि जो ये O डैश पॉइंट है ये AB के ऊपर आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे O को A से ज्वाइन कर दें, O को A से ज्वाइन कर दें, तो
हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ए ओ डैश ओ, राइट। तो इस ट्राइंगल में जो ओ ए लाइन है वो क्या है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, जो कि हमारे पास हमें पता है 5 सेंटीमीटर की है। जो ए से ओ तक लाइन है ये कितनी है, ये है हमारे पास छोटे वाले सर्किल की रेडियस, और वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, राइट। और इसी तरीके से जो ये ओ डैश लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की है। बट हमें नहीं पता कि ये जो कॉर्ड हमने बनाई है क्या ये ओ डैश से ही पास हो रही है कि नहीं। मतलब हम जो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख रहे हैं वो 3 एक्चुअल में है भी कि नहीं। भाई वो 3 तो तब होगा ना जब वो ओ डैश से पास होगी लाइन। बट ये कैसे पता करें कि ये लाइन ओ डैश से ही पास हो रही है कि नहीं। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे जो ये ओ डैश लाइन हमें दिख रही है, अगर हम कहें कि ये ओ डैश पॉइंट ए बी लाइन पर आएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसका इन एंगल्स का सम होगा वो कितना होना चाहिए, वो 180 डिग्री आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे ए बी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अब हो सकता है जो ओ डैश लाइन है वो इस तरीके से भी तो बन सकती है, देखो ए यहाँ पर आ रहा हो, बी यहाँ पर आ रहा हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। मीन्स ए बी कॉर्ड इस तरीके से बन रही होगी, बट ओ डैश को ए से ज्वाइन करूंगा तो वो एक अलग लाइन है, ओ डैश को बी से ज्वाइन करूंगा तो वो एक अलग लाइन है। तो मैं नहीं बता सकता कि ये जो ए ओ डैश बी लाइन दिख रही है मेरे को, ये ओ डैश से पास हो भी रही है कि नहीं। सबसे पहले तो मुझे यही प्रूव करना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये ए ओ डैश बी लाइन जो है, ए बी लाइन जो है उस पे ओ डैश आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ डैश ओ, इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ, इसमें जरा ध्यान से देखो आप। हम अगर एक बार को एज्यूम करके चलें कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, मान के चलो कि एंगल ए ओ डैश ओ अगर 90 डिग्री होता तो उस केस में ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता। मीन्स ओ डैश हमारा ए बी पे आ रहा है, तो अगर हम वो एक बार को मान के चलें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, अगर ये ट्राइंगल हम मान के चलें कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा, तो फिर ये जो ट्राइंगल है, ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल का काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारी एजम्पशन है, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो उस केस में यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो इन केस अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखें और वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाए अगर, इसका मतलब हमारी एजम्पशन बिल्कुल ठीक है और ओ डैश ए बी पे ही लाई करेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई सी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो क्या यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ओ का स्क्वायर करके देखते हैं। ए ओ कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसी तरीके से ओ ओ डैश देखो, ओ ओ डैश देखो भाई, उसका स्क्वायर करोगे अगर तो वो कितनी है 4 है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, राइट। और ए ओ डैश, इसका स्क्वायर करके देखो, ए ओ डैश कितनी है, वो है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है। तो क्या किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 और 9 का सम अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा, राइट। और 25 क्या है, ए ओ का स्क्वायर, 16 क्या है, ओ ओ डैश का स्क्वायर, 9 क्या है, ए ओ डैश का स्क्वायर। तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। तो लिख देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम ये कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन आ जाती है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ट्राइंगल जिसमें ये ट्रू हुई है वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मीन्स
हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AO-O इज राइट एंगल्ड एट, कौन से एंगल पर राइट एंगल बनेगा? एंगल, ये इसका नाम ले लेते हैं एंगल 1, ठीक है, राइट एंगल एट एंगल 1। इट मीन्स कि जो O डैश पॉइंट है वो AB के ऊपर ही आ रहा होगा, ठीक है। O डैश पॉइंट लाइज ऑन AB, और ऐसा अगर हो गया तो हमारी O डैश A और O डैश B दोनों रेडियस की तरह काम करेंगी। इम्प्लाइज दैट O डैश A इज इक्वल टू O डैश B, दोनों रेडियस की तरह काम करेंगी और दोनों की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा उसने? कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताओ। तो कॉमन कॉर्ड क्या है? AB। AB की लेंथ क्या हो जाएगी? इम्प्लाइज दैट AB की लेंथ आ जाएगी O डैश A प्लस O डैश B, मतलब 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। कह रहा है कि किसी सर्किल में अगर हम दो बराबर डिस्टेंस या दो इक्वल कॉर्ड्स को ले लेते हैं तो, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी सर्किल्स के अंदर, तो क्या होगा? तो प्रूफ कर दो कि उन दोनों कॉर्ड के जो सेगमेंट बनेंगे वो बराबर होंगे। मतलब इसको हम डायग्राम बना के अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब एक वो कह रहा है कि इन सर्किल पे दो इक्वल कॉर्ड्स मान लीजिए। तो दो इक्वल कॉर्ड्स बोली हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक इक्वल कॉर्ड बनेगी इस तरीके से, लेट्स से 3.1 सेंटीमीटर की, और दूसरी कॉर्ड भी 3.1 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, 3.1 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों कॉर्ड्स का नाम लिख लेते हैं। एक का नाम हमने ले लिया AB और एक का नाम हमने ले लिया PQ, और ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्किल के अंदर ही। तो जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम आप मान लो लेट्स से M। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर्किल का सेंटर होगा यहाँ पे कहीं पे, तो इसका नाम ले लेते हैं O, ठीक है। अब हमने एक बात हमने अच्छे से समझी थी, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, और वो थ्योरम क्या कहती थी कि किसी भी सर्किल में, अगर आपको याद हो, आपने देखा हो अगर, किसी भी सर्किल में अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं, अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं और सेंटर से उस कॉर्ड पे 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ अगर कर दें, सेंटर से एक ऐसी लाइन को लेके आएँ जो कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो उस केस में वो जो लाइन होगी हमारे पास OM, वो AB हमारी कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट कर देगी, राइट। दो हिस्सों में, बराबर बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देगी। सो ये हमने थ्योरम पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये थ्योरम तो सब जगह लगती है। तो हम क्या करेंगे? O से एक एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, किस पे? AM पर। तो हमने O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया AM के ऊपर, और इसी तरीके से O से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं PQ के ऊपर, ठीक है। जो हमने AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसका नाम ले लेते हैं हम O, लेट्स से OR, और O से जो PQ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसका नाम ले लेते हैं OS। और ये दोनों ही परपेंडिकुलर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे? 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या? सबसे पहले तो हम टू प्रूफ लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये पता होना चाहिए हमको, है ना। तो देखो पढ़ो आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब एक कॉर्ड के हिस्से दूसरी कॉर्ड के हिस्सों के बराबर होंगे। क्या मतलब है इसका? जैसे हमने AB और PQ कॉर्ड देखी, तो AB और PQ दोनों M पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। दोनों M पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि पॉइंट M पर जो AM बनेगा, जो AM होगी वही PM के बराबर होगी, ठीक है, वही PM के भी बराबर होगी।
दोनों कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या बची, दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि क्यू एम जो है, जो दूसरा बचा हुआ हिस्सा है, वो एम बी के बराबर होना चाहिए। क्यू एम जो है वो एम बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ लिखने के बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, हमने एक तो ओ आर को ए बी पे परपेंडिकुलर लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे ड्रॉ, जो भी चीज़ आपने करी है ना वो लिख दिया करेंगे, लिख देंगे ड्रॉ ओ आर परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने एक तो ड्रॉ किया है। एंड दूसरी चीज़ हमने क्या करा है, ओ एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दो चीज़ें आपने ड्रॉ करी हैं। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट में क्या लिखोगे, अगर ओ आर ए बी के परपेंडिकुलर बना दी तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि कॉर्ड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे दो हिस्से कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ए आर और आर बी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम, देयरफॉर बाय थ्योरम जो ए आर होगी वो हमारे किसके बराबर हो जाएगी, आर बी के बराबर हो जाएगी। एंड यहाँ पे भी ऐसा ही होगा क्योंकि पी क्यू भी तो वही कॉर्ड है, तो पी क्यू भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ओ एस जो है वो पी क्यू को भी बाइसेक्ट कर देगी, मतलब पी एस जो है वो क्यू एस के बराबर हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब एक बात और देखो, एक बात और देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में उसने बोला था कि जो कॉर्ड्स हैं वो बराबर हैं, तो लिख देंगे सिंस chords are equal, right? Chords are equal, दोनों chords बराबर हैं, मीन्स ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, राइट? ये हमें पहले से बताया। अब क्योंकि ए बी पी क्यू के बराबर है, अगर कोई भी दो चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि x जो है वो y के बराबर है, तो क्या उनका हाफ भी बराबर नहीं होगा? खुद बताओ चलो। अगर मैं बोलूँ x y के बराबर है तो उनका आधा भी तो बराबर होगा। 5 अगर 5 के बराबर है तो 5 का आधा 2.5 भी तो 2.5 ही होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 से, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा पी क्यू अपॉन 2। क्लियर। अब खुद बताओ चलो, ए बी का आधा, ए बी का आधा क्या है, ए आर है कि नहीं, ए आर है ना, तो ए बी का आधा ए आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ ए बी का आधे, ए बी के हाफ की जगह लिख दूंगा ए आर, और पी क्यू का हाफ क्या होगा, पी क्यू का आधा हो जाएगा पी एस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पी एस से लेके पी जो एस पी है वो क्यू एस के बराबर है। अभी हमने ये चीज़ यहाँ पे थ्योरम से लिखी है, हम लिख देंगे एस पी जो है वो आ जाएगी पी क्यू के आधे की जगह पर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है ना, कि ए आर जो है वो किसके बराबर हो गई, एस पी के बराबर हो गई। बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ए आर में ये आर एम भी तो जोड़ना पड़ेगा। अभी आर एम के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है हमको, और ऐसे ही पी एस में एम एस के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हम ए आर में आर एम को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए आर प्लस आर एम बन जाएगा ए एम, जो कि हमें प्रूफ करना है। और पी एस में एस एम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा पी एम, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो वो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, बट उसके लिए हमें आर एम और एम एस को भी पहले इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब इनको इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, देखो भाई, अगर मैं इस फिगर में अगर मैं ओ को एम से ज्वाइन कर दूं तो देखो क्या होगा, अगर मैं ओ को एम से ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएंगे। कौन कौन से, एक तो मिलेगा ओ आर एम और एक मिलेगा ओ एस एम। अब ओ आर एम और ओ एस एम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर एम एम एस के इक्वल। तो आर एम अगर हमें एम एस के इक्वल प्रूफ करना है तो क्या ये आर एम ओ आर एम ट्राइंगल का पार्ट है कि नहीं, बिल्कुल है। और ये एम एस ओ एस एम ट्राइंगल का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, आर एम और एस एम को इक्वल प्रूफ करने के लिए ये दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे।
तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, इसको मैं डाल देता हूँ सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना अभी, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ORM एंड ट्राइंगल OSM, यहाँ पे हमें लगानी है कॉन्ग्रुएंसी का रूल। तो सबसे पहले तो डिसाइड करो कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो मैं इन ट्राइंगल्स को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक ट्राइंगल ऐसा है और एक ऐसा, बताओ भाई ORM OSM। देखो दोनों में ही एक एक एंगल दिख रहा है मुझे 90 डिग्री का, तो एक एंगल तो मेरे को पता चल गया। अच्छा, एक और बात देखो, OR जो है, जो OR है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर होगी, OS के बराबर होगी कि नहीं। क्यों होगी बराबर, क्योंकि अभी हमने इससे पहले एक थ्योरम में पढ़ा था कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से भी बराबर दूरी पर होती हैं, राइट। जो कॉर्ड्स अगर किसी भी सर्किल में अगर कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है, तो अगर हम उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेज़र करें सेंटर से तो वो भी बराबर होगी, मतलब कि ORSM के OS के बराबर होगी, ठीक है। तो हमें एक साइड तो ये मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, एक एंगल और एक साइड। अब एक चीज़ और देखिए, OM और OM दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, OM जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, तो OM भी क्या है, एक साइड है। OM भी क्या है, एक साइड है। और दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो क्या यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं हम। देखो कैसे लगाएंगे। देखो सबसे पहले तो दोनों में एक एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन की तरह काम कर रही है। OM जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन की तरह काम कर रही है, राइट। और एक साइड OR और OS ये दोनों में बराबर है, क्योंकि हम थ्योरम से जानते हैं ये चीज़ कि जब कॉर्ड बराबर होती हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो एक साइड हमें वहाँ मिल गई, तो हमें समझ में आ गया कि RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा के हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम RHS जो हमें प्रूफ करना है। राइट एंगल का नाम ले लो यहाँ पे ORM, ORM ये बराबर है किसके, OSM के, ठीक। एंगल का साइन लगा देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं इस वजह से बराबर है। हाइपोटेन्यूज OM दोनों ही ट्राइंगल में है, तो OM जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में है, तो यहाँ रीजन आ जाएगा कॉमन। और साइड कौन सी है, OR OS के बराबर है, OR OS के बराबर है। यहाँ रीजन क्या दोगे, यहाँ रीजन दोगे कि इक्वल chords are equidistant from center। जो कॉर्ड्स बराबर होती हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ORM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OSM के, ORM OSM के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वैसे ही आप बोल सकते हो कि इनके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो कौन से हैं, RM और RS ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे RM RS के बराबर हो जाएगा, रीज़न दे देंगे बाय CPCT, ठीक है। इसको डाल देते हैं कौन सी इक्वेशन, इसे डाल देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूं, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, AR, और थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, RM। तो AR और RM मिल जाएंगे, अगर फिगर में देखो AR और RM अगर मिल गए तो क्या बनेगा, AM बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा ना। ऐसे ही राइट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड से जुड़ेगी तो क्या बनेगा, SP और RS। देखो SP और RS, सॉरी SM आएगा यहाँ पे,
आर एम जो है वो एस एम के बराबर हो जाएगा। मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एस एम आएगा। ठीक है, एस पी में अगर एस एम जुड़ेगा तो क्या होगा, तो एस पी में एस एम जुड़ेगा तो क्या होगा, पी एम बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं समझ गया, मेरा पहला पार्ट तो प्रूव हो जाना है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एडिंग इक्वेशन और सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड को ऐड कर दो भाई। सेकंड थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है ए आर और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है आर एम। ऐसे ही सेकंड की राइट हैंड साइड में एस पी और थर्ड की राइट हैंड साइड में एस एम। ऐड करोगे तो ए आर और आर एम मिलके बन जाएंगे ए एम और एस पी और एस एम मिलके बन जाएंगे क्या, पी एम। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो प्रूव हो गया, पहला पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, क्यू एम एम बी के बराबर होना चाहिए। तो क्यू एम कहाँ पर है, देखो क्यू एम ये रहा और एम बी कहाँ पर है, एम बी ये रहा। तो क्या हो अगर मैं, जरा आप ध्यान से देखना, हमारी जो कॉर्ड्स थी वो बराबर थी ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट, इनकी ज़रूरत नहीं है अब। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे देखो कॉर्ड्स बराबर हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉर्ड्स आर इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे सिंस, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था बिल्कुल वैसे ही, ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के। लिख देंगे ए बी जो बराबर है वो है पी क्यू के। राइट, ये हमें पता है, ये हमें गिवन में दे रखा है पहले से। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, एम बी चाहिए। तो एम बी कैसे आएगा, अगर मैं पूरी कॉर्ड ए बी में से ए एम को अगर हटा दूँ, पूरी ए बी कॉर्ड में से ए एम को अगर हटा दूँ तो मुझे एम बी मिलेगा। इसी तरीके से पी क्यू कॉर्ड में से पी एम अगर हटा दूँ तो क्यू एम मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास आई है इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ फाइव इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, ए बी में से मुझे पता है अगर मैं ए बी में से ए एम हटा दूँ तो मुझे एम बी मिलेगा, और पी क्यू में से पी एम हटा दूँ, पी क्यू में से पी एम हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू एम मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फाइव में से इक्वेशन फोर में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन फाइव की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी, और इक्वेशन फोर की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए एम। और इक्वल में देखो इक्वेशन फाइव की राइट हैंड साइड में है पी क्यू और फोर की राइट हैंड साइड में है पी एम। सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, तो ए बी में से ए एम हटेगा तो क्या मिलेगा, ए बी में से ए एम हटेगा तो मिलेगा एम बी, एम बी, और पी क्यू में से पी एम हटेगा तो पी क्यू में से पी एम हट जाएगा तो बचेगा क्यू एम। और यही चीज़ मेरे को प्रूव भी करनी थी, यही चीज़ मुझे प्रूव भी करनी थी। ध्यान से देखो सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही ए एम पी एम के बराबर हम प्रूव कर चुके हैं और एम बी क्यू एम के भी बराबर हो जाएगा प्रूफ। सो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इसी की पुरानी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो आपको चैनल इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का पूरा, तो उस पर क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, ये वीडियो भी होगी वहाँ पे। ठीक है, इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो करवाई हैं जिसमें मैंने इससे पहले की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई हैं, तो अगर आपको वो देखनी हो तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपसे, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे प्रूफ करने को जो बोल रहा है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है इसमें, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, मतलब इस सर्किल में फिर से हमें दो इक्वल कॉर्ड्स बनानी है जो कि सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम क्या करेंगे, एक कॉर्ड बना लेते हैं 3.3। ठीक है, दूसरी कॉर्ड भी बना लेते हैं 3.3 की।
3.3 की। ठीक, हमने दो कॉर्ड बना ली जो इक्वल लेंथ की हैं। इनका नाम दे देते हैं, एक का नाम ले लेते हैं ए बी और एक का नाम ले लेते हैं पी क्यू, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्लियर? अब क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, उसका नाम हमने पहले क्या लिया था, एम लिया था। तो प्रूव कर दो कि वो लाइन जो कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही होगी, कहाँ पे जा रही होगी, टू द सेंटर, हमारे सर्किल के सेंटर तक। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दूं तो क्या होगा, तो क्या प्रूफ करना है, टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो ये जो लाइन ओ एम है वो कॉर्ड के साथ बराबर एंगल बनाएंगी, हमें प्रूफ करना है। मतलब ये एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूँ, मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ इसका नाम ले लेते हैं एंगल 1, इसका नाम ले लेते हैं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मुझे ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक चीज़ जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी वो क्या थी कि हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले रहे हैं ए बी के ऊपर, और सेंटर से ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले रहे हैं पी क्यू के भी ऊपर। ओके, इसका नाम ले लेते हैं आर, यहाँ पे ले लेते हैं एस। क्या किया मैंने, मैं लिख दूंगा यहाँ पे ड्रॉ ओ आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, राइट। अब क्योंकि ओ आर ए बी पे परपेंडिकुलर बनेगी तो थ्योरम से क्या होगा, थ्योरम से हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी सेंटर सर्किल के सेंटर से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जाए कॉर्ड के ऊपर जो कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो लाइन जो सेंटर से आ रही है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर देगी, राइट। तो ये ओ आर जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर देगी। हम लिख देंगे बाय थ्योरम ओ आर बाइसेक्ट ए बी मीन्स ए आर, यहाँ लिख देंगे, चलो ओ आर बाइसेक्ट्स ए बी implies that ओ आर अगर ए बी को बाइसेक्ट कर रही है तो ए आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर बी के। एंड ओ एस बाइसेक्ट पी क्यू, ओ एस बाइसेक्ट पी क्यू, ओ एस ने पी क्यू को हाफ हाफ कट करा तो पी एस एस क्यू के बराबर हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट पी एस एस क्यू के बराबर हो जाएगी, एस क्यू। ओके, इनको मैं नाम दे दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, हो सकता है इनका हम इस्तेमाल कर लें। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब एक चीज़ और ध्यान दो, क्योंकि हम सेंटर से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, और हम एक थ्योरम जानते हैं ऑल्सो, हम एक थ्योरम जानते हैं बाय थ्योरम, क्या जानते हैं भाई, कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, मींस इक्वल कॉर्ड्स को अगर सेंटर से मिलाते हो तो सेंटर से जो कॉर्ड के बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड्स होती हैं, जो बराबर कॉर्ड्स होती हैं, वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है बराबर दूरी पर होना। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ आर है वो किसके बराबर हो जाएगी, ओ एस के बराबर हो जाएगी। इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ओके, ओ आर जो है वो ओ एस के बराबर हो जाएगी। अब मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर प्रूव हो जाए, है ना, मुझे ये दोनों प्रूव करने हैं। फिर से वही ट्राइंगल देखो, देखो भाई ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। मुझे ये एंगल प्रूव करना है दोनों में कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, राइट।
ये मुझे एक एक एंगल दोनों का प्रूफ करना है, तो क्यों ना मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो काम हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगाऊंगा, देखो सबसे पहले तो देखो दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड लग जाए। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी लग जाए। तो सबसे पहला तो मुझे दोनों में राइट एंगल मिल गया। दूसरी चीज़ OR जो है वो OS के बराबर होगी। OR जो है वो OS के बराबर होगी, अभी हमने लिखी है ये चीज़, OR OS के बराबर है। ठीक है, तो ये एक हमें साइड मिल गई। ठीक है, और तीसरी चीज़ OM जो है ना वो दोनों ही ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। मींस 90 डिग्री के सामने जो साइड आती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो OM हमारी हाइपोटेन्यूज का भी काम कर रही है, तो हाइपोटेन्यूज भी हमें मिल गई दोनों में सेम। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ही दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल का नाम लिखेंगे सबसे पहले, एक है ORM, दूसरा है OSM। ORM एंड OSM। क्या लगाना है इनमें, RHS लगानी है जी। तो पहला राइट एंगल लिख लो, पहला राइट एंगल है ORM और दूसरा राइट एंगल है OSM। रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री। फिर हाइपोटेन्यूज कौन सी है, OM, दोनों में सेम है, नाम में भी देख सकते हो दोनों में OM आ रही है, तो OM के बराबर है, रीजन आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ओके, और तीसरी साइड कौन सी बची, तीसरी साइड बचेगी OR और OS। ये क्यों इक्वल हो गई, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन में प्रूव किया था, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ORM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, OSM के। क्लियर। इससे फ़ायदा क्या मिला, इससे फ़ायदा ये मिल गया कि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो कौन सा है, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। और इस क्यों बराबर हो जाएगा, रीज़न लिख देंगे बाय CP/CT से, हैंस प्रूव। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको थ्योरम का इस्तेमाल करना आना चाहिए, किसी भी सर्किल में हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस चीज़ को अच्छे से आपको कमांड बनानी पड़ेगी। तो अब आपको अगर ये थ्योरम्स नहीं पता, ये थ्योरम मैंने कैसे यूज़ कर ली, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, इसी चैप्टर की मैंने नीचे प्लेलिस्ट में एक लिंक दी है, वहाँ जाके आप देख लेना, सारी थ्योरम मैंने करवाई है, वहाँ पे हर एक वीडियो दे रखी है। सो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं आप। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज अभी इसकी और वीडियोस भी आएंगी, आगे के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।